साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का जो है ना लगभग 15 वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, पहले और क्रम निकाल करके लिख लेना, ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप इसका रिविजन कर पाओगे। तो विषय कोड आपका 101 रहेगा, प्रथम पाली में पड़ेगा एग्जाम तब, और सेकेंड में पड़ेगा तो 201 रहने वाला है। चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम में आपको टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा, यह प्रश्न बोला कि बताइए जाति और भारत में, ठीक है ना, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका उत्तर देखिएगा। देखिए, हम वास्तविक रूप से यह कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। चूंकि जो ना मानव का जाति में जन्म होता है, अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर उसी पेशे में बंध जाता है, और वह मन जो है ना वह मन पसंद कार्य करना चाहता है, परंतु कर नहीं पाता है, जिससे समाज और देश का विकास नहीं कर पाता। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। तत्पूर्ण जो है ना उत्तर देते। उत्तर होगा कि हम लोगों की नज़र में कहानी का नायक मदन है। चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही जो है ना नायक माना जाता है। एक दिन की बात है, जब मदन कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ लड्डू नचा रहा था, तो उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी जो है ना खेलेंगे। अब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है, तो 4 घुसा जो है ना खोखा को जमा देता है। उसके बाद मदन ने भी कासू के दांत तोड़ डाले, 2 दांत तोड़ दिए थे। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, अतः कहानी का नायक मदन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोला कि बताइए लेखक मैक्स मुरल की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो उत्तर होगा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांवों में हो सकता है, क्योंकि भारतीय ग्राम्य यानी कि गांव संस्कृति और सच्चा भारत निहित है। भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कुट कुट कर बड़ा होता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। गाँवों की अपेक्षा शहर ज़्यादा प्रदूषित होते हैं, और शहरों में लोग सिर्फ जो है ना अपने से मतलब रखते हैं। शहरी लोगों में सहयोग की भावना नहीं होती। अतः लेखक का कहना बिल्कुल उचित है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। बोला कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। तो देखिए, शिक्षा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय यह कि बच्चे और मनुष्य की शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत नहीं होता है, अंत नहीं है, वह आदि भी नहीं है। देखिए, वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है, साक्षरता स्वयं कोई भी नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, उसी क्षण से उत्पादन का काम भी योग बना ले। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 5 का देखिएगा। बोला गया शानदार लवादा किसका गिर गया और क्यों। मेरे गुरु नानक शिक्षक पाठ के अनुसार आपको बताना। तो उत्तर होगा कवि के अनुसार भगवत महिमा पाठ की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का दृष्टाधार होता है, लेकिन भक्त रूपी आधार नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी, भगवान का नवादा अर्थात चोगा गिर जाएगा, है ना। तो देखिएगा, भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है। भगवत कृपा दृष्टि भक्त पर पड़ती है। इतनी ही नहीं, भगवान अपने भक्तों पर गौरवान्वित होते हैं। भक्त की असमितता समाप्त होने से भगवान की गौरव मिट जाती है, पर भक्त ही प्रभु का स्वरूप होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने को मनुष्य होने में संदेह क्यों करता है। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि कवि को पुनर्जन्म मनुष्य में होने का संख्या होता है। मनुष्य जीवन ईर्ष्या, कटुरता आदि से पूर्ण होता है। लोगों की मानवता मर गई, आपसी द्वेष से जीवन अधोगित की ओर चल जाता है। पराधीन भारत की दुर्दशा में विक्षुब्ध
स्वच्छतावाद को ही स्थान है देता है, अतः वह जो ना पक्षी कुल को की उत्तम मानता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 7 नंबर। बोला कि बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों। देखिए यहाँ संघर्षशीलता का चित्रण है। सीखने के क्रम में कठिनाइयाँ का सामना करते हुए बालक थक जाता है। को जो ना क से लेकर के घ तक जो ना अब अनवरत सीखते हुए रोज सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। यहाँ वह जो है ना पहले पर विफल होता है और आंसू आ जाते हैं। कर्म पथ पर या जीवन पथ पर जब जब बच्चा अग्रसर होता है तो संघर्ष करते हुए गिरते उठते चलने का प्रयास करते हुए माँ के निकट जब आता है तो वह जो ना सेह का आश्रय पाकर ममत्व से जो ना निकट होकर रो देता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 8 नंबर। बोला आपसे बताइए कविता जो ना भारत महिमा कविता में कवि जो ना भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। तो देखिए प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया कि परंतु भारत की स्थिति दयनीय हो गई है। अंग्रेजों ने सोने का चिड़िया स्वरूप भारत को निर्धनता दीनता और जो है ना हालत में ला दिया था। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित पीड़ित थी और जो ना मूर्त अशिक्षित निर्धन और वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। कवि ने भारतवासियों की दीन हालत की यथार्थता को दर्शाता है। अर्थात तत्कालीन भारत में मूर्त जो ना असभ्यता निर्धनक अशिक्षित और जो ना शुद्धित का पर्याय बना गए हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देता है हमारा 9 नंबर। बोला कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का जो ना चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर होगा लक्ष्मी दाते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्र है। उसका पति का नाम लक्ष्मण है जो कि कलकत्ता में काम करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर यानी गृहस्थ नहीं चलता है। ठीक है, वह टालिसदाल साहब के घर जाकर काम करके किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई। वर्षा नहीं होने से जो ना अंकुर जल गए तो कहीं कहीं धान सूख गए। एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ जो ना लगातार वर्षा से लक्ष्मी का हृदय जो ना कांप उठता है। उसे बाढ़ का भयावह दृश्य नजर आने लगता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 10 नंबर। आपसे बोला कि मंगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगम्मा ने अपनी बहू नंजम्मा को पोते को लेकर डांटा था। एक दिन अपने बेटे की किसी गलती पर उनकी माँ जम्मा उसे पीट रही थी। पहले तो कुछ देर नंगम्मा चुप रही कि परंतु जब नहीं रहा गया तो मंगम्मा ने बहू से कहा कि अरे राक्षसी, इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है। बस वह जो है ना वह बहू चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। जब मंगम्मा ने कहा कि तुम्हारे घरवाले की माँ हूँ तो बहू ने भी कहा कि मैं भी इसकी माँ हूँ, मुझे क्या जो ना अकल सिखाने चली है। बात बढ़ गई जब मंगम्मा ने छोटे जो ना बेटे से शिकायत की तो उसने कहा कि वह अपने बेटे को मारती है तो तुमको उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 11 नंबर कि देवनागरी लिपि के कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में यह भाषा फैली हुई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 12 नंबर। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो देखिए बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है क्योंकि बहादुर के घर से सभी कार्य को जो ना कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते थे और देखिए वह जो है ना घर के कार्य से भी जो ना मुक्त रहता था और साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। जो ना डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उनके चले जाने से पछतावा होता है। आगे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा
शाम में 6:30 पे डेली इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे क्लास का नोटिफिकेशन आपको शाम में 6:30 मिलेगा आप जुड़ पाएंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 13 नंबर आपसे पूछा कि बताइए राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। तो देखिए लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लेटिन कवि वर्जिल पर उचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे आज भी हमें सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहर कर देती है। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद जब उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाता है, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएंगे। उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। इस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो गए जाते हैं, पर साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा 14 नंबर। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो देखिए बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी अपनी सबसे बड़ी गलती मानते थे, क्योंकि बाबूजी की मृत्यु के बाद मां ने घबराकर जल्दी से शादी कर दी थी। शादी को अपने जीवन में नुकसानदेह मानते थे। विवाह की वजह से महाराज जी नौकरी करते थे, करते रहे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि कवि गुरु नानक किनके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। तो ठीक है, कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष के भोग होता है। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हम लोग कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तैयार रहिए, कमेंट करिए आज का यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आपको इसका पीडीएफ गूगल या क्रोम ब्राउजर में भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा तो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा, तो आप लोग सीख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आकर के जरूर कर लेना। जो है ना सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे जो है ना आपको क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, इस चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाकर के जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, है ना। जैसे इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा, अब आपको करना क्या है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों, है ना। आराम से यहाँ पर देखिएगा, आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना होगा इस प्रकार से। एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर आपको जाना है, एक सेकेंड फोटो से मैं दिखा रहा हूँ। आपको गूगल में जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना, जैसे हम अभी किए ना, आपको कर लेना है। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। इस पर आप लोग जो ना आते ही क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा, आप जो ना इस प्रकार से पहले ओपन होगा, है ना। जैसे ओपन होगा आराम से नीचे करोगे, यहाँ पर फर्स्ट में देखना आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर लिखा मिलेगा। इस पर भी क्लास 10 लिखा मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो क्लास 10 का एक सेशन और भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा क्लास 10 का सेशन, है ना। तो इस सेशन में आपको जो है ना पेपर देखने को मिलेगा हर एक मंथ, जैसे मंथली एग्जाम को मिलता है। तो सेशन यहाँ पर बन जाएगा 1-2 दिन में। तो आइए यहाँ पर चेकआउट वगैरह आप करके डाउनलोड कर लीजिए।